प्रणाम आचार्य जी। ये 2011 के समथिंग डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुई थी मुझे। सर उस समय घर 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 में अशांति की वजह से माहौल थोड़ा मानसिक संतुलन खराब हो गया, एकदम डर आ गया लाइफ के अंदर। और उसके बाद से ऐसे ही चल रहा है, फिर डर एकदम से हावी होता ही रहा उस समय से। और फिर गड़बड़ियों ने भी हावी मतलब दबाना शुरू कर दिया, और फिर गिरता ही गया उसके बाद में। और उसके बाद से जैसे पता चला तो जानकारी के अनुसार जैसे सभी ने बोला योग करो, तो खूब योग किया। मेडिटेशन तो कोई बोल रहा है सांस का मेडिटेशन करो, कोई बोलता है कानों में एक आवाज़ आ रही है उसका ध्यान करो, खूब किया। कोई बोल रहा काम नहीं करता, काम करो। काम भी कर रहे हैं लेकिन वहाँ कुछ नहीं हो रहा जहाँ होना चाहिए। 7-8 साल पहले कुछ पारिवारिक स्थितियों के कारण डिप्रेशन में चले गए थे। उसके बाद तरीके तरीके से ध्यान आदि के प्रयोग करे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा है। ये है कहानी। इस पूरे वाकये में ये तो बताया ही नहीं कि परिवार का क्या किया, जिनकी वजह से डिप्रेशन में चले गए थे। ये ऐसी सी बात है कि आचार्य जी पीठ पे जोंक चिपकी हुई थी 7 साल से, तो उसके बाद से मैंने काला खट्टा, बुढ़िया के बाल, शम्मी कबाब, ये सब भांति भांति के खाद्य पदार्थ आजमा कर देखे हैं, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। पीठ पर जोक चिपक गई थी तो मैंने चॉकलेट आइसक्रीम खाई, उससे लाभ नहीं हुआ। तो फिर मैंने सड़क से वो बुढ़िया के बाल खाए। बुढ़िया के बाल जानते हो ना? अरे बुढ़िया के बाल नहीं, वो जो बेच रहे होते हैं। हाँ, कहीं कोई सोच रहा हो कि बुढ़िया के बाल खा गए। और फिर बताओ, जोक चिपकी हुई थी। जब चॉकलेट आइसक्रीम से फायदा नहीं हुआ तो फिर मैंने गोलगप्पे खाए। दूर अन्य शहरों की यात्राएं की, लखनऊ गया, वहां टुंडे कबाब खाए। 18-20 तरीके के व्यंजन बता दो मुझको, ये मत बताना बस कि जोक का क्या किया। नहीं, उसका तो जिक्र ही नहीं करना है, वो बात छुपा के रखनी है। दुनिया की कौन सी जोक है जो तुम काला खट्टा चाटो तो तुम्हें छोड़ देगी? बताओ। और तुम्हारे भीतर वो कौन बैठा है जो सही इलाज से इतना घबराता है? परिवार में जो कुछ भी तुम्हें त्रस्त कर रहा था, वो स्थितियां पुरानी की पुरानी, वैसी की वैसी। तुम्हारे भीतर जो बैठा है, जो त्रस्त होने को तैयार है, वो भी वैसे का वैसा। अब तुम इस तरह का ध्यान करो या उस तरह का ध्यान करो, इटालियन खाओ कि चाइनीज खाओ, तुम्हें कोई राहत मिलेगी क्या? कहो, बोलो। हम्म? इलाज वहां करना पड़ता है ना जहां पर तकलीफ है।
दिल का दौरा पड़ा हो और तुम जाओ चंपी करवाने, या कहो कि वो जो कान का मैल निकालते हैं किसी को ढूंढ के लाओ, तो कुछ काम आएगा? तकलीफ जब दिल में है तो चंपी करा के क्या होगा? दो होते हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बात को साफ समझ लीजिएगा। दुख की हर स्थिति में दो होते हैं, एक दुख देने वाला, दूसरा दुख सहने वाला, और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक के बिना दूसरा हो नहीं सकता। दुख, पीड़ा, कष्ट की हर स्थिति में, हर मामले में इन दो को आप मौजूद पाएंगे। वो स्थितियां जिनमें दुख का अनुभव हुआ और वो इकाई जो दुख का अनुभव करती है, ये दो लगातार मौजूद रहेंगे। तो जब भी आपको उपचार करना होगा, इन्हीं दो में से किसी एक का करना होगा। किसी एक का उपचार कर लो, दूसरे का अपने आप हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अध्यात्म कहता है शुरुआत तो करो तुम उसका उपचार करने से जो दुख सहने के लिए इतना आतुर रहता है, क्योंकि बाहर की स्थितियां बदल पाना हर समय हमारे हाथ में होता नहीं। दूसरी बात, अगर तुम्हारे भीतर वो जमा ही बैठा है जो दुख सहने को तैयार है, तो तुम बाहर की परिस्थितियां बदल भी दोगे तो वो दुख पाने का कोई और तरीका ढूंढ लेगा। तो इन दो में भी अगर उपचार करना है तो वरीयता किसको दो? भीतर वाले को। भीतर वाले को वरीयता दो, पर बाहर वाले का परिवर्तन भी अवश्यंभावी है, क्योंकि भीतर का मामला जब बदलने लगेगा तो तुम बाहर वाले को भी बहुत दिन तक पकड़े नहीं रहोगे। भीतर कोई बैठा था जो दुख पाना चाहता था, इसीलिए बाहर तुम उससे जुड़े रहते थे जो तुम्हें दुख देता था। जब भीतर तुमने उसका उपचार कर लिया जो दुख पाने के लिए आतुर था, तो बाहर भी अब तुम उससे जुड़े रहने के अभिलाषी रहोगे ही नहीं जो तुम्हें दुख देता था। तो भीतर बाहर दोनों परिवर्तन हो जाते हैं। जब भीतर का होने लगे तो बाहर का परिवर्तन भी रोकना नहीं चाहिए। कई बार शुरुआत आप बाहर के परिवर्तन से कर देते हो, दोनों में से कहीं से भी कर लो शुरुआत, लेकिन बाहर मौजूद है दुख देने वाला, भीतर मौजूद है दुख पाने वाला, और तुम चाट रहे हो काला खट्टा। इससे दुख का उपचार कैसे होगा भाई, मुझे बताओ। काला खट्टा जानते हैं ना क्या होता है? बर्फ का गोला, काले रंग का, उसमें कुछ खट्टा खट्टा मिला के दिया जाता है। बाहर वो मौजूद है जो हमें थपड़ियाए जा रहा है, भीतर वो मौजूद है जो थप्पड़ों को बर्दाश्त करे जा रहा है, और हाथ में क्या है? काला खट्टा। और हम कह रहे हैं ये दुख दूर क्यों नहीं हो रहा? हम दुख दूर करना चाहते भी हैं क्या? कह रहे हो पारिवारिक स्थितियों के कारण अवसाद में गए। परिवार किसका है? पड़ोसी का? किसका परिवार है बताइए? अपना परिवार है ना। किसी भी परिवार में माहौल यूं ही अकस्मात नहीं होता। क्या कोई संबंध नहीं है हमारे व्यक्तित्व में और हमारे परिवार की दशा में? कहिए। हम जैसे हैं और हमारे परिवार की जो हालत होती है, क्या उसमें कोई संबंध नहीं होता? परिवार क्या है? घर की दीवारें, कुर्सियां, सोफे, चादरें, इनको परिवार कहते हैं। परिवार माने घर के सब व्यक्ति जो एक साथ रहते हैं, बहुधा जिन्होंने एक दूसरे का निर्माण किया होता है, बहुधा जिन्होंने एक दूसरे को चुना होता है। अगर माँ बाप और बच्चों की बात करें तो वहां तो सीधे सीधे निर्माण किया गया है, और अगर पति पत्नी इत्यादि की बात करें तो वहां एक दूसरे को चुना गया है। तो क्या आप में और आपके परिवार की स्थिति में कोई संबंध नहीं है? आप बस उन स्थितियों के
आकस्मिक भोक्ता मात्र हैं? क्या दुर्घटनावश पाए जाते हैं आप अपने परिवार में? कहिए। तो फिर जब आप कहें कि परिवार का माहौल ऐसा था, तो इसका मतलब यह है कि हमारे भीतर बहुत कुछ ऐसा है जो उस माहौल का निर्माण कर रहा है, और बहुत कुछ ऐसा है जो उस माहौल से, उस निर्माण से मिलने वाले दुख में किसी तरह का रस पाता है। नहीं तो परिवार बदल न दिया होता। हमारा ही निर्माण और हमारा ही चुनाव है बहुत सीमा तक। बदलने की पुरजोर कोशिश तो की होती, जान लगा दी होती स्थितियों को सुधारने में, और अगर किसी बिंदु पर आकर यह दिखा होता कि स्थितियां फिलहाल सुधारी नहीं जा सकती, तो कहा होता कि मैं फिर ऐसे विषाक्त माहौल में रहूं ही क्यों, कुछ समय के लिए दूर हो जाता हूं, पुनः जब पाऊंगा कि मैं माहौल में सुधार कर सकता हूं तब निकट आ जाऊंगा। ये सब काम आप करेंगे या नहीं करेंगे? बोलिए। आपका ही घर है, आपकी खून पसीने की कमाई से बनाया हुआ घर। घर जल रहा होगा तो तत्काल बाहर तो नहीं भाग जाएंगे। सबसे पहले क्या कोशिश करते हैं? बचाने की पूरी कोशिश करते हैं कि आग बुझा दें, जान लगा देते हैं। फिर पाते हैं कि आग तो नहीं बुझ रही, बहुत भड़क गई है, बहुत फैल चुकी है। हाँ, अब आपके भी फफोले पड़ने लग गए हैं, आपके भी बाल जलने लग गए हैं। तब आप क्या कहते हैं? तब आप कहते हैं मैं बाहर निकल रहा हूं, मैं बाहर निकल रहा हूं, पुनः घर बसाऊंगा। मैं बाहर निकल रहा हूं, पुनः घर बसाऊंगा। अब कोई जलते हुए घर में धुएं और ताप के बीच भी बैठा हुआ ध्यान करे, फिर कहे कि अरे मैं जल क्यों रहा हूं, तो क्या उत्तर दूं मैं? सर्वप्रथम बात करो प्रथम कारण की, उपचार बाद में आएगा। प्रथम कारण है कि तुमने अपने इर्द गिर्द ये क्या संसार बना रखा है, उसको बदलो, तो फिर किसी उपचार की, ध्यान आदि की हो सकता है जरूरत ही ना पड़े। बोलो। डिप्रेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक अपने आप को बहुत मजबूर अनुभव ना करो। और मजबूर हम नहीं होते, मजबूर हमें हमारी अंधी कामनाएं बनाती हैं, अन्यथा कोई मजबूर नहीं है। कामनाओं में भी कोई दिक्कत नहीं है अगर वो अंधी ना हो। जो कामना आपको अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाती हो, शुभ है वो कामना। कुछ ऐसा मांग रहे हो किसी जगह पर जो मिल सकता ही नहीं, फिर जब पाओ कि वो मिल नहीं रहा है तो डिप्रेस्ड हो जाओ। ये कहां की समझदारी है बताओ? डिप्रेशन कोई चोट तो होती नहीं कि बाहर से किसी ने आके हाथ पर मार दिया तुम कहो ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन तो एक मानसिक घटना होती है ना। उस घटना के केंद्र पर बैठा होता है अज्ञान और अज्ञान जनित कामना। तुम कुछ ऐसा चाह रहे होते हो जो हो सकता ही नहीं है। तुम आधी रात में सूरज की मांग कर रहे होते हो। तुम शराब पीकर होश चाह रहे होते हो, वो हो नहीं सकता। फिर जब वो होता नहीं है तो बुरा लगता है, बार बार बुरा लगता है। उस स्थिति को तुम नाम दे देते हो अवसाद का। कुछ अगर
सही है तो उस पर डटे रहो, कुछ अगर झूठा और भ्रामक है तो छोड़कर आगे बढ़ो। ये अवसाद बीच में कहां से आ गया? तुम्हारी कामना, तुम्हारा लक्ष्य, जो भी जीवन में तुम चाह रहे हो, अगर वो असली है और सुंदर है और तुम्हें सच्चाई और मुक्ति की ओर ले जाता है, तो बढ़ा चल नौजवान। और जिन चीजों से अटके हुए हो, अगर वो मूर्खतापूर्ण है, तो तुम्हारे हित में यही है कि स्वीकार लो कि वो मूर्खतापूर्ण है। कम से कम कामना करना तो छोड़ो। या तो इतना दम दिखाओ कि बेवकूफी की चीजों से अटका हुआ हूं तो आगे बढ़ जाऊंगा। आगे नहीं बढ़ सकते, मान लो अटक ही गए हो, तो अटके रहो, पर ये उम्मीद तो छोड़ दो कि यहां तुम्हें कुछ बहुत ऊंचा मिल जाना है। जहां पर कामना नहीं है वहां विषाद नहीं हो सकता। डिजायर के बिना फ्रस्ट्रेशन कैसा? आगे से ध्यान आदि पर कम और उन स्थितियों पर ज्यादा गौर जिनके कारण परेशान हो, उन पर बार बार गौर करो। वो स्थितियां बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। उनको छोड़ो। यही ध्यान है, यही असली ध्यान है।